तो अब हम लोग प्रशासन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था। देखो प्रशासन जो है, हमने प्राचीन समय से प्रशासन पढ़ा है कि किस तरीके से जो है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था होती है। राजतंत्र में व्यवस्था कैसी होती है? केंद्रीकृत होती है। जैसे ये भारत है आपका, अब इस भारत में दिल्ली सल्तनत उत्तरी भारत में था, ये वाला यहाँ तक ये पूरा क्या था? भारत था। और यहाँ से लेकर के ये पूरा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। ये पूरा क्या था? दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। ये पूरा दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, यहाँ तक। तो ये दिल्ली सल्तनत था। अब इस दिल्ली सल्तनत को इन्होंने जो है केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की थी, यानी केंद्र में सुल्तान होता था। तो देखो सत्ता का जो विभाजन होता है दो तरीके से होता है, एक तो क्षैतिज होता है, एक होता है लंबवत विभाजन। क्षैतिज विभाजन और लंबवत विभाजन, तो दोनों तरीके से जो है सत्ता का विभाजन होता है। सत्ता का मतलब होता है जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं सरकार की, उनको विभाजित करके जो है बांट करके सत्ता को संचालित करना। आज के समय में, वर्तमान समय में सत्ता का दोनों प्रकार से विभाजन देखने को मिलता है। जैसे क्षैतिज विभाजन की बात करें, हॉरिजॉन्टल की बात करें, क्षैतिज का मतलब जैसे प्रशासन अलग हो गया, कानून व्यवस्था अलग हो गई संचालित करने वाला, ठीक, विधायिका अलग हो गई, इस तरीके से न्यायपालिका अलग हो गई। ये सब क्या है? सत्ता का क्षैतिज विभाजन है। और लंबवत विभाजन यानी केंद्र से चल करके गाँव तक आना क्या है? लंबवत विभाजन है। यानी केंद्र का काम कुछ अलग होगा, फिर राज्यों को अलग काम दे दिया गया, राज्य अपने यहाँ काम कराएंगे, फिर उसके बाद में जो है जिले आ जाते हैं, जिले से फिर गांव हो जाते हैं। तो ये सत्ता का कैसा विभाजन हो गया? लंबवत विभाजन हो गया। तो इस प्रकार से सत्ता का विभाजन जो है दो तरीके से देखने को मिलता है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अच्छी तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है सुल्तान तो केंद्र में था। सुल्तान जो है सबसे महत्वपूर्ण, सभी शक्तियों का मालिक कौन था? सुल्तान था। भाई सल्तनत कहा गया, सल्तनत का मालिक कौन हो गया? सुल्तान हो गया। और दो ऐसे शासक सिद्ध हुए हैं जो सुल्तान नहीं कहलाए। दो ऐसे शासक हुए हैं इसके समय के, क्या नाम है, सल्तनत काल के, जो सुल्तान नहीं थे, जिन्होंने सुल्तान की पद धारण नहीं की। कौन कौन से? ऐबक और कल ही पढ़ाया है। चलो लिख देखना, बताना, ठीक है, पढ़ना। तुम लोग नोट्स पढ़ते नहीं हो। दो ही शासक हुए हैं जिसमें हमने सबसे पहले बताया था ऐबक, और कल जो है अभी कल ही पढ़ाया था मैंने। तो इसको आज देखना, अपने नोट्स में चेक करना। नोट्स क्यों नहीं पढ़ते हो? नोट्स पढ़ा करो। और कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया भी था, अभी नहीं बताऊंगा मैं यहाँ। आप लोग इसको कमेंट्स करको, जब वीडियो देखना, देखो वीडियो देखते भी नहीं हो तुम लोग। कुछ लोग तुरंत वीडियो जाएगा बस लाइक ठोक देंगे और हाथ जोड़ देंगे। अरे थोड़ा देखा करो, दोबारा उसको रिवाइज किया करो देख करके, तभी समझ में आएगा। यहाँ से कहानी इतिहास जो है भाई उसको फास्ट चला करके देख लिया करो। फास्ट चलाओगे तो समय की बचत होगी, और दूसरी बात जो है उसको जो है कम रिजोल्यूशन पे चलाओ, 240 पे चलाओ। 240 पे कम रिजोल्यूशन पे लाओगे तो तुम्हारा डाटा कम जाएगा। और चूँकि कहानी बताता हूँ, लिखने का काम ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए खाली आवाज़ मेरी सुननी है। तो इसलिए जो है दोबारा देखा करो, जिससे पूरी क्लास तैयार हो जाए। और इसीलिए मैंने कहा कि वर्तमान में जियो, जो चल रहा है उसको अच्छी तरीके से तैयार करते चलो, और धीरे धीरे समय बीत नहीं जाएगा, पूरा कोर्स तुम्हारा पूरा हो जाएगा। 2-3 बार करा दूंगा पूरा कोर्स जो है, ठीक है। तो इसलिए जो है जो चल रहा है उसको अच्छी तरीके से जियो, उसमें जियो, ठीक। तो इस तरीके से सुल्तान तो केंद्र में था, और इसके अलावा जो है प्रांतीय प्रशासन भी चला था। भाई केंद्र में बैठ करके अकेले तो चला नहीं पाएगा। हाँ, खिज्र खां, सैयद वंश का, अभी देख करके बताया, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां दूसरा ऐसा शासक था जो जिसने जो है रैयते आला की उपाधि धारण की थी। कौन सी? रैयते आला, ना कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी। बाकी सभी सुल्तानों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो जो है प्रांतीय प्रशासन, जिसको हम लोग यहाँ क्या कहते हैं? इक्ता कहते हैं। जिसको क्या कहा गया? इक्ता, या फिर इसको सूबा कहा गया। इक्ता या सूबा कहा गया। ये क्या थे? प्रांतीय प्रशासन थे। ये प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत इक्ता, जैसे आज के समय में राज्य हैं, जैसे आज के समय में राज्य है, ऐसे पहले क्या था? इक्ता था। सल्तनत काल में राज्यों को क्या कहा गया? इक्ता। बाद में वही इक्ता क्या कहलाया? सूबा कहलाया। और इक्ता का जो अध्यक्ष होता था, जो मुखिया होता था, उसको कहा जाता था इक्तादार या सूबेदार। इक्तादार या सूबेदार।
कोई एक इक्तेदार का, कोई एक सूबेदार का नाम बताओ, खास करके भटिंडा पंजाब वाले क्षेत्र में कौन होता? अल्तुनिया। किसके समय में था? रजिया के समय में था। एतगीन बदायूं का था। एतगीन कहाँ का था? बदायूं का था। तो ये सब क्या थे? इक्तादार थे। तो ऐसे कह सकते हो ये भटिंडा वाला इक्ता हो गया, सिंध वाला इक्ता हो गया, ठीक है, बदायूं वाला इक्ता हो गया, ये सब। अब बाद में यहाँ पर जो है दक्षिण भारत विजय कर लेता है तो वारंगल वाला इक्ता हो गया, देवगिरी जीत लेता है तो देवगिरी वाला इक्ता हो गया, दक्षिण भारत में जो है पांड्य इक्ता हो गया। ये सब क्या थे? इनके इक्ता थे या प्रांत थे। ये सब क्या थे? इनके इक्ता थे, प्रांत थे, जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? इक्तादार। जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? इक्तादार या फिर सूबेदार। जैसे इल्तुतमिशी बदायूं का इक्तादार था। इल्तुतमिश कहाँ का इक्तादार था? बदायूं का इक्तादार था। हालांकि इक्ता व्यवस्था ही लेकर कौन आया था? इल्तुतमिशी लेकर आया था। लेकिन उस समय सूबेदार, सूबा प्रमुख कौन था? बदायूं का इल्तुतमिश था। ठीक, तो इस तरीके से इक्ता या इक्तेदार। अब इक्ता के अंडर में जो है कई क्या होते थे? सिख होते थे। इक्ता के अंदर में कई क्या होते थे? सिख होते थे, जिसको आज हम क्या कहते हैं? जिला कहते हैं। जिसको आज हम क्या कहते हैं? जिला कहते हैं, सिख। अब सिख का जो मुखिया होगा क्या कहलाएगा? सिकदार। क्या कहलाएगा? सिकदार। सिख में पीछे दार जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? सिकदार। सिकदार, जिसको आज हम लोग मजिस्ट्रेट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह कहते हैं इस तरीके से। तो सिकदार होता था कौन? जिला को संचालित करने वाला। और कई, एक जिले में कई क्या होते थे? परगना होते थे। एक जिले में कई क्या होते थे? परगना होते थे। आज भी परगना है, कहते ना परगना अधिकारी, जिसको आज तुम क्या कहते हो? तहसील स्तर। तहसील स्तर की व्यवस्था को क्या कहा जाता था उस समय? परगना कहा जाता था। परगना का मुखिया कहलाता था आमिल। परगना का मुखिया क्या कहलाता था? आमिल। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि आमिल कौन था? सल्तनत काल में आमिल कौन था? परगना अधिकारी था। कौन था? परगना अधिकारी। जैसे एसडीएम, आज के समय का एसडीएम परगना अधिकारी, एसडीएम उस समय क्या कहलाता था? आमिल कहलाता था। ये सब कौन सी भाषा है? फारसी भाषा है। उस समय फारसी भाषा को सल्तनत काल की जो है राजकीय भाषा कहा गया है। किसको? फारसी भाषा को, क्योंकि ये सब उधर ही से आए थे, फारस वाले क्षेत्र से आए थे, तो यहाँ पर फारसी भाषा प्रचलित की थी। और परगना, एक परगना में कई क्या होते थे? गांव होते थे। एक परगना में कई ग्राम होते थे। तो इस तरीके से ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामणी। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? उस समय प्राचीन समय में ग्रामणी कहलाता था। यहाँ पर क्या कहलाया? जो खुद कहते थे, मुकद्दम कहते थे, चौधरी कहते थे, कई नाम थे। कहीं पर खुद कहा, खूत या खुद, कहीं पर मुकद्दम, कहीं पर मुकद्दम, तो कहीं पर चौधरी। तो ये सब कहाँ से संबंधित थे? ग्राम के मुखिया कहलाए। ग्राम के मुखिया। आज ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान। आज ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान। तो इस तरीके से ये सत्ता का कैसा विभाजन हो गया? लंबवत विभाजन। सत्ता का कैसा विभाजन हो गया? लंबवत विभाजन। इक्ता, प्रांतों को, राज्यों को क्या कहा गया? इक्ता। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत कई राज्यों में बटा था। जैसे उदाहरण स्वरूप सिंध वाला प्रांत हो गया, सिंध वाला इक्ता हो गया, पंजाब भटिंडा वाला इक्ता हो गया, ठीक, और इसके अलावा बदायूं वाला इक्ता हो गया। दक्षिण भारत में जो है आपका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इक्ता हो गया, देवगिरी वाला, ठीक, और इधर जो है वारंगल वाला क्षेत्र हो गया इक्ता। इसको सब जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। तो इस तरीके से ये सब प्रांतों में बटे थे, जिसको इक्ता कहा गया। उसको संचालित करने वाला इक्तादार या सूबेदार कहलाता था। और उसके नीचे होता था सिख या जिला होता था। कई जो है जिले, कई सिख मिलकर के एक इक्ता का निर्माण करते थे। और कई परगना मिलकर के एक सिख बनता था, और कई गांव मिलकर के एक परगना बनता था। तो इस तरीके से ये सत्ता का विभाजन था। लेकिन मुख्य जो होता था वो क्या होता था? सुल्तान। केंद्र जो है, सुल्तान जो दिल्ली में बैठा हुआ था यहाँ पर, ये क्या होता था? प्रमुख होता था। सुल्तान ही जो है न्यायालय था, सुल्तान ही न्याय का प्रमुख था, सुल्तान ही सेना का प्रमुख था, सुल्तान ही जो है विधायिका का प्रमुख था, सुल्तान ही जो है कार्यपालिका का प्रधान था। सभी चीज़ों का जो है प्रधान कौन था? सुल्तान था। सारी चीज़ों का प्रधान सुल्तान था। यानी इसका ही निर्णय लास्ट निर्णय माना गया है। इसने जो कह दिया जिसको मृत्युदंड देना है, जिसको कोई दंड देना है, वो आखिरी होगा। लेकिन सबको तो संचालित नहीं कर सकता है कि सब लोगों को, तो इसलिए इसने तमाम विभाग बना रखे थे। तमाम क्या बना रखे थे? विभाग। आज भी विभाग हैं। तो इसका एक प्रमुख विभाग होता था जिसको कहते थे दीवाने वजारत, दीवाने विजारत या दीवाने वजारत। तो दीवाने विजारत इसका एक प्रमुख विभाग था। कौन सा विभाग? दीवाने विजारत। याद रखना, दीवाने विजारत इसका एक प्रमुख विभाग था, जिसका मंत्री जो होता था वो क्या कहलाता था?
दीवान कहलाता था, दीवान सॉरी वो क्या कहलाता था, वजीर कहलाता था, प्रधानमंत्री या वजीर कहलाता था। विजारत से बना है तो वजीर या प्रधानमंत्री कौन होता था, दीवाने विजारत का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। दीवाने विजारत का जो प्रधानमंत्री होता था वो क्या कहलाता था, वजीर कहलाता था। वजीर वैसे मुख्यतः क्या देखता था, राजस्व देखता था। क्या देखता था, राजस्व, क्योंकि सारा दारोमदार सल्तनत का किस पे चलता था, राजस्व पे चलता था। और राजस्व कहाँ से आता था, कर से आता था। और इसके समय में कर कैसे थे, 5 प्रकार के मुख्य कर थे, और भी बहुत सारे थे, 5 प्रकार के मुख्य कर थे। कौन कौन से कर थे अभी देखेंगे आगे हम लोग। तो इस तरीके से जो है दीवाने विजारत एक प्रमुख जो है क्या था, जो है विभाग था, जिसका काम क्या था, राजस्व को देखना। इसके अलावा जो वजीर था अन्य सभी प्रशासनिक कार्य देखता था। राजा के रहने पर, राजा के अनुपस्थित रहने पर, राजा कहीं चला गया युद्ध में अगर, तो सारी सल्तनत को संभालना है तो वजीर ही संभालता था। कभी कभी देखा होगा आपने, वजीर राजा चला गया युद्ध में, वजीर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, दिल्ली बैठ गया, कहा मैं ही राजा हूँ, ठीक। और राजा को सपोर्ट कौन करता था, तुर्क के सरदार, चहलगानी सरदार, जिसको भंग किसने किया था, बलबन ने भंग किया था। स्थापित किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। तो ये सब याद होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है दीवाने विजारत हो गया। और दूसरा था दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज जो था ये क्या था, सैन्य विभाग था। कैसा विभाग था, सैन्य विभाग था। सेना को संगठित, भाई सेना ही प्रमुख थी राज्य की, क्योंकि सेना की टुकड़ियां हैं क्या करती थे, युद्ध के लिए जाना था। तो सैन्य को व्यवस्थित करने वाला कौन शासक था, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने हुलिया व्यवस्था प्रारंभ की, जिसने घोड़ों को दागने की व्यवस्था प्रारंभ की, जिसने सैनिक को नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की। तो और इसी ने ही दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज नामक एक विभाग भी स्थापित किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज का जो प्रधानमंत्री था, जो मुख्यमंत्री था, इसका जो है प्रधान जो है अध्यक्ष था, उसको कहा गया आरिजे मुमालिक। क्या कहा गया, आरिजे मुमालिक, ठीक। और इस समय जो सेना थे, सेना को दशमलव प्रणाली में संचालित किया गया। दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली क्या होता है कि 10 लोगों पर एक मुखिया बनाना, 10 लोगों पर एक मुखिया बनाना। सैनिक इस समय होते थे घुड़सवार, गज सेना होती थी, पैदल सेना होती थी, रथ सेना होती थी। रथ सेना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, प्राचीन समय में रथ सेना ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इस समय जो है अश्व सेना थी, गज सेना थी और पैदल सेना थी, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण सेना थी गज सेना, वो अश्व सेना थी जो तेजी से अपने घुड़सवार को लेकर आक्रमण करती थी। और गज सेना का भी कम महत्व नहीं था। गज सेना यानी हाथी सेना क्या करती थी, महलों के दरवाज़ों को तोड़ना, ठीक है। वो अपने सूंड से ठक जो है मार के टक्कर जो है बड़े बड़े महल के दरवाजे तोड़ दिया करती थी। तो गज सेना का भी महत्व था। तो और पैदल सेना बहुत भारी मात्रा में होती थी, जो पैदल युद्ध के समय दौड़ती रहती थी। तो इन सबको व्यवस्थित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, नगद वेतन दे करके, स्थायी करके इनको। सेना भी 3 प्रकार की होती थी। एक तो जो सुल्तान की सेना होती थी, सुल्तान की सेना होती थी। दूसरा इक्तेदार की भी सेना होती थी, प्रांतीय सेना होती थी जो इक्तेदार रखता था। जब युद्ध होता था तो इक्तेदार अपनी सेना को लेकर के राजा के पास आता था कि हम अपनी सेना जो युद्ध भूमि में भेज रहे हैं। और तीसरी सेना अस्थायी सेना होती थी, जो युद्ध के समय भर्ती कर लिए जाते थे। जब युद्ध होना होता था उस समय किसानों को बुला लिया जाता था कि तुमको वेतन दे दिया जाएगा, आओ युद्ध करो, नहीं आओगे तो फिर राजद्रोह माना जाएगा और उस राजद्रोह में तुमको फांसी दे दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है अस्थायी सेना होती थी। तो ये सब जो है सैन्य व्यवस्था थी। और इसको किस प्रणाली पर व्यवस्थित किया गया, दशमलव प्रणाली पर। तो प्रश्न आएगा, दशमलव प्रणाली पर व्यवस्थित करने वाला जो है जो है वो क्या नाम है, कौन सा शासक था, मतलब कौन सा वंश था, कौन सा जो है मध्यकालीन भारत में, तो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले दशमलव प्रणाली पर सैनिकों को व्यवस्थित किया गया। जैसे 10 घुड़सवार हो गए, 10 घुड़सवार का एक मुखिया हो गया, ठीक। और उस 10 मुखियों का एक बड़ा मुखिया हो गया। तो इस तरीके से ये क्या कहलाया, दशमलव प्रणाली। क्या कहलाया, दशमलव प्रणाली। जैसे अभी होता है ना थाने में, जैसे होता है थाने में जो है 10 सिपाही हो गए तो उस 10 सिपाही का एक दीवान हो गया, इस तरीके से होता ना, ठीक। तो ऐसे ही जो है उस समय व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये हो गया जो है दीवाने आरिज या आरिज का मतलब दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज, जो सैन्य संगठन था। इसके अलावा एक था दीवाने इंसा। इसके अलावा क्या था, दीवाने इंसा। दीवाने इंसा जो जो है शाही सचिवालय था, दीवाने इंसा। इसको क्या कहा गया, शाही सचिवालय।
सचिवालय, जैसे आज के समय में सचिवालय है ना, सचिवालय में कौन बैठते हैं? सचिव बैठते हैं। जो आईएएस अधिकारी बुढ़े हो जाते हैं, रिटायर होने के करीब पहुंच जाते हैं, उनको सचिवालय भेज दिया जाता है। उनको बहुत सारा ज्ञान होता है क्षेत्र का, तो वो सचिव बना दिए जाते हैं, अलग अलग विभाग के सचिव बना दिए जाते हैं, जो कहाँ बैठते हैं? सचिवालय में। तो ऐसे ही उस समय सल्तनत काल के सचिवालय को क्या कहा गया? दीवाने इंसा। क्या कहा गया? दीवाने इंसा। और इसके जो है मुख्य को क्या कहा गया? दबीरे खास। इसका जो मुखिया था क्या कहा गया? दबीरे खास। तो ये नाम याद रखना है, दबीरे खास, इसके मुखिया को कहा गया। दीवाने इंसा का जो हेड था उसको क्या कहा गया? दबीरे खास। इसका काम क्या था? शाही सचिवालय था। तो ये जो है राजा के जो भी कार्यक्रम होते थे उनको बनाता था, उनको व्यवस्थित करता था, उनको टाइप करवाता था, उनको लिखवाता था कि राजा जो है कौन कौन से नियम कानून बना रहे हैं, राजा कहाँ पर जो है युद्ध करने जाएंगे, कब क्या जाएंगे। तो शाही सचिवालय का ये सारा काम होता था। ठीक, तो शाही सचिवालय क्या था? दीवाने इंसा। तो प्रश्न यहाँ पर सीधे सीधे आएगा, शाही सचिवालय किस विभाग को कहा गया? दीवाने आरिज को, दीवाने इंसा को, दीवाने विजारत को। तो किसको कहा गया? दीवाने इंसा को, शाही सचिवालय। और इसके अलावा एक और था, दीवाने रसातल। दीवाने रसातल, रसातल एक और विभाग था, दीवाने रसातल। तो ये चार प्रमुख विभाग थे। दीवाने रसातल विभाग जो था विदेशी मामलों को देखता था। कौन सा मामला देखता था? विदेशी मामला। विदेशी मामला यानी कहीं युद्ध पर जाना है, कहीं संधि होना है, ठीक, दो देशों के अपने पड़ोसी देशों से संधि करना है, वार्ता करना है, तो उसका जो है मुखिया, उसका जो है जो विभाग था दीवाने रसातल कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवाने रसातल। तो ये चार प्रमुख क्या थे? विभाग थे, मंत्रालय थे। कौन कौन से? दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज, दीवाने इंसा और दीवाने रसातल। इसके अलावा बहुत सारे और भी जो है विभाग थे, जैसे अलग अलग समय में अलग अलग जो है शासकों ने स्थापित किया। जैसे दीवाने बंदगान किसने स्थापित किया था? एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अभी तो पढ़ाया है, दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे और भी विभाग बनाए गए जो है संचालित होते थे, जिसके माध्यम से राज्य संचालित किया जाता था। और इसके अलावा राजस्व जो था, राजस्व का मुख्य स्रोत का था टैक्स था। 5 प्रकार के मुख्य टैक्स थे। जैसे एक जजिया हो गया, जैसे क्या हो गया? जजिया। जजिया किसने शुरू किया था भारत में? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स लगाने वाला कौन शासक था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 एडी में जब भारत आता है। तो जजिया क्या था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। किस लिए लिया जाता था? हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो सुरक्षात्मक कर था। सुरक्षात्मक कर कौन था? जजिया कर था। सुरक्षात्मक कर था, जजिया कर था। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि जजिया जो है किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। और सबसे पहले ब्राह्मणों पर इसमें 5-6 लोगों को छूट दी जाती थी। जैसे ब्राह्मण, संतों को छूट दिया जाता था, जैसे वृद्धों को, बच्चों को, विकलांगों को, इन सबको जजिया से क्या दिया जाता था? छूट दिया जाता था। विकलांग उनको मान लिया जाता था कि ये खुद जो है आमदनी नहीं। ब्राह्मण को तो शुरू से माना ही गया है क्या कि जो है भिक्षाटन करते हैं, तो इसलिए जब वो खुद भीख मांग रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, तो उनसे काहे को हम कर लगाएंगे। संतों का भी, फकीरों का भी यही काम था, तो उन पर नहीं लगाया था। विकलांगों पर, महिलाओं पर नहीं लगाया था, वृद्धों पर नहीं लगाया था, बच्चों पर नहीं लगाया था। ये सब क्या थे? इनसे छूट था। तो प्रश्न यहाँ से आता है। लेकिन सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया थोपने वाला कौन सा शासक था? एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। तो इस तरीके से जजिया हो गया। दूसरा है जकात। दूसरा क्या है? जकात। जकात एक तरीके से एक धार्मिक कर था। जकात एक तरीके से धार्मिक, जो सक्षम मुसलमान होते थे, जो हज वगैरह जा सकते थे, जो मतलब हज कर सकते थे, उनसे कर लिया जाता था कि संपत्ति का, जितनी संपत्ति है उसका अपना 2.5% जो है दान कर दो राजस्व में, राज्य सरकार के पास। और उन मुस्लिमों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? मुसलमानों से, जिसको क्या कहा गया? जकात। आज भी जकात देते हैं लोग, देते हैं कि नहीं देते हैं? जकात देते हैं, कहते हैं कि ये धार्मिक दान है, जिससे जो है लोग, जो हमारे ही लोग हैं, उनका क्या होगा, मतलब उनको जो है आगे ले जाने के लिए राजस्व इकट्ठा होगा। तो जकात एक तरीके से धार्मिक कर था, जो मुसलमानों से लिया जाता था। संपत्ति का कितना? 2.5%।
इसके अलावा एक था उस्त्र, तीसरा कर था उस्त्र। तीसरा कर क्या था? उस्त्र। उस्त्र एक ऐसा कर था जो भूमि कर था। उस्त्र कैसा कर था? भूमि कर था, जो मुसलमानों से लिया जाता था। उस्त्र जो है किससे लिया जाता था? मुसलमानों से लिया जाता था। और चौथा कर था खराज। चौथा कर क्या था? खराज। इसको साफ करके इधर लिखें। चौथा कर था खराज। खराज हिंदुओं से या गैर मुसलमानों से, हिंदुओं नहीं, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कैसा था? भूमि कर था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या था? भूमि कर था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाया? उस्त्र। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाया? उस्त्र। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाया? खराज कहलाया। खराज उस्त्र से ज़्यादा होती थी। खराज जो है उस्त्र से ज़्यादा होती थी। ये 1/3 से लेकर के 1/2 तक हुआ करती थी, यानी 33% से लेकर के 50% तक। FST वो मोहम्मद बिन तुगलक ने तो 50% तक लगा दिया था। कहाँ पर? दोआब वाले क्षेत्र में कर वृद्धि किया था ना, तो दोआब वाले क्षेत्र में 50% कर दिया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने भी 50% जो है क्या कर दिया था? खराज कर दिया था, बढ़ा दिया था। तो लेकिन ज़्यादातर समय में 33% ही रही है, 1/3 ही रही है। कौन सी? खराज। और इससे कम जो लिया जाता था, क्या लिया जाता था? उस्त्र। उस्त्र भी भूमि कर थी, मुसलमानों से ली जाती थी, जो खराज से क्या थी? कम थी। और खराज गैर मुसलमानों से ली जाने वाली क्या थी? भूमि कर थी, जो उस्त्र से ज़्यादा थी। इसके अलावा पांचवा कर था खुम्स या खम्स। खुम्स, पांचवा कर क्या था? खुम्स। खुम्स मतलब जो लूटपाट से प्राप्त हुआ संपत्ति है, उसमें 20% संपत्ति शाही खजाने में जाएगा, 80% संपत्ति जो है लूटे गए सैनिकों में बांट दिया जाएगा। ये तो एक सामान्य चलन था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसका उल्टा करता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? 80% खुद रख लेता है और 20% सेना में बांट देता है। लेकिन बांटा कहाँ? तो इस तरीके से जो है खुम्स लूट का धन था। वो इतना कुछ गहराई में नहीं पूछता है, सीधे पूछ लेगा, अब दे देगा जो है लूट की संपत्ति पर लगाए जाने वाला कर क्या था, तो दे देगा जजिया, जकात, खुम्स। तो किस पे लगाना है टिक? खुम्स पे लगाना है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये राजस्व के स्रोत थे, टैक्स के स्रोत थे। अब इसके अलावा जो है इस समय कुछ स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। स्थापत्य कला का मतलब होता है बड़े बड़े भवन बनाना, ये सब क्या कहलाता है? स्थापत्य कहलाता है। भवनों का निर्माण क्या कहलाता है? स्थापत्य। तो स्थापत्य ही देखने को मिलता है, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ कलाओं का विकास बहुत कम हुआ है। मुगल काल में कला का विकास अधिक होता है, चित्रकला और जो है इस तरीके से बहुत सारी कलाओं का विकास होता है। तो मुगल काल में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ स्थापत्य का विकास होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। वैसे PDF में सारा दे दिया है, उसको आप रिवाइज करते रहना तो याद हो जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण है वही स्थापत्य हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऐबक ने। उसका क्या नाम था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो स्थापत्य में जो पहली मस्जिद थी सल्तनत काल की, उसको कहा गया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और कहाँ पर है ये? दिल्ली में। और ये भारत की सबसे पहली मस्जिद थी, ठीक, जिसका निर्माण ऐबक ने कराया। और इसके अलावा ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया? अजमेर में। जो वास्तव में पहले एक संस्कृत विद्यालय था। जो पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था, जिसके जो है संरचना पर क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये चूंकि 2.5 दिन में ही बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा ही कहा गया। अब ये 2.5 दिन में कैसे बन गया? क्योंकि पहले से विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, और उसी में थोड़ा सा जो है फॉर्मेट करके, थोड़ा बहुत चेंज परिवर्तन करके उसको क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बना दिया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार निर्माण भी प्रारंभ कराया था, जिसको पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने, और जिसके मरम्मत कराया फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हो गए। इसके अलावा जो है इल्तुतमिश ने भी कुछ निर्माण कराए थे, जैसे अतारकिन का किला जो है निर्मित कराया था इल्तुतमिश से। कुछ देख लेना, उसमें जो है मैंने दे दिया है। अतारकिन का दरवाज़ा नागौर में, राजस्थान में नागौर में अतारकिन का दरवाज़ा। तो प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि अतारकिन का दरवाज़ा किसने बनवाया था?
अतारिंकिन का दरवाज़ा नागौर में बनवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, ये सब कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। हज़ार खम्भों का महल, कौन सा महल? हज़ार खम्भों का महल, ठीक है। सिरी फोर्ट, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने निर्मित कराया था। और इसके अलावा जो है आदिलाबाद का किला जहाँ बना, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्मित कराया था। देख लेना, जो है उसमें पूरा आपका दिया हुआ है। मोट मस्जिद सिकंदर लोदी ने। और एक प्रश्न आता है कीर्ति स्तंभ, एक प्रश्न आता है कीर्ति स्तंभ से। तो कीर्ति स्तंभ जो है ये सल्तनत काल के शासक ने नहीं निर्मित कराया था। कीर्ति स्तंभ जो है एक राजस्थान के शासक जिसका नाम था राणा कुंभा, मेवाड़ का शासक था राणा कुंभा, इसने जो है कीर्ति स्तंभ स्थापित कराया था मालवा विजय के बाद। तो प्रश्न आता है कि मालवा विजय के बाद कीर्ति स्तंभ किसने स्थापित कराया था? राणा कुंभा ने। मालवा विजय के बाद कीर्ति स्तंभ किसने स्थापित कराया था? राणा कुंभा ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है? स्थापत्य कला है। यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि इन सबको हमने जब उस समय पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो बारी बारी से स्थापत्य को भी बीच में लेकर चले थे। लेकिन यहाँ से प्रश्न यहीं से बनते हैं कि कौन से महल का, कौन से किला का निर्माण किसने कराया है। तो मुख्य रूप से आपको 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखना है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद याद रखना है, और जो है इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने भारत में मकबरा शैली निर्मित कराया है। मकबरा, मेहराब, मकबरा, ये सब पहले भारत में लॉन्च करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक। और बलबन पहला शुद्ध जो है इस्लामी शैली में, शुद्ध इस्लामी शैली में मकबरा बलबन का मकबरा है जो बलबन ने बनवाया था। बलबन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में ही है। कहाँ है? दिल्ली में ही। जहाँ पर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, जहाँ पर कुतुब मीनार है, उसी के प्रांगण में किसका है? बलबन का मकबरा है। तो ये याद होने चाहिए कि किसका मकबरा कहाँ पर है, ठीक। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक। तो इस तरीके से याद होना चाहिए। और कुछ जो है साहित्य के क्षेत्र में कुछ कार्य हुए हैं, इसको आपको देखो, ये सब चीज़ें वो है, तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, इनको आपको 2-4 बार रिवाइज करोगे तो याद होगा। किस किताब को किसने लिखा? जैसे ताजुल मासिर को हसन निजामी ने लिखा। किसने लिखा? हसन निजामी ने। एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएगा। ताजुल मासिर हसन निजामी ने। ताजुल मासिर किसने लिखा? हसन निजामी ने। तबकाते नासरी किसने लिखा? मिनहाज उस सिराज ने। तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा, ठीक। और तारीख़ फिरोजशाही फतवाह जहांदारी बर्नी ने लिखा। किसने लिखा? बर्नी ने लिखा। फतुहाते फिरोजशाही, फतुहाते फिरोजशाही ये आत्मकथा थी फिरोज शाह तुगलक की। किसकी? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने आत्मकथा भी लिखी थी, किस नाम से? फतुहाते फिरोजशाही के नाम से। और रेहला तो बताया ही, रेहला किसकी किताब थी? किताबुल रेहला इब्न बतूता की थी। किसकी थी? इब्न बतूता की थी। तारीख़ मुबारक शाही याहया बिन सरहिंदी की थी। तारीख़ मुबारक शाही, मुबारक शाह जो शासक था उसके समय में लिखी गई थी याहया बिन सरहिंदी द्वारा। आशिका अमीर खुसरो, आशिका लिखी गई। तुगलकनामा लिखी गई, ठीक है। तारीख़ दिल्ली लिखी गई किसके द्वारा? अमीर खुसरो द्वारा। अब अमीर खुसरो कौन था? 1253 AD में इसका जन्म होता है। कहाँ पर? पटियाली में, जो आज के कासगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, अपने उत्तर प्रदेश में ही। कहाँ पर? पटियाली में। और इसी को तूतीय हिंद कहा गया। इसको क्या कहा गया? तूतीय हिंद, पैरेट ऑफ हिंदुस्तान। पैरेट ऑफ हिंदुस्तान किसको कहा गया? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। 7 शासकों का जो है काल देखा था इसने, बलबन से लेकर के, और 7 शासकों का कार्यकाल देखा था किसने? निजामुद्दीन औलिया और इसके शिष्य ने, क्योंकि दोनों की मृत्यु एक दिन आगे पीछे होती है। पहले जो है अमीर खुसरो की, गुरु से एक दिन पहले मरता है, और उसके बाद में औलिया की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके 7 सुल्तानों का जो है कार्यकाल देखा था अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों ने, ठीक। तो निजामुद्दीन ये जो अमीर खुसरो, इसने तबला, सितार ये सब भारत में इंट्रोड्यूस किया। कव्वाली ये सब भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया? अमीर खुसरो ने। उसकी जो किताबें थी, क्या क्या नाम थी? जैसे आशिका है, तुगलकनामा है, नूह सिपर है, ठीक है, तारीख़ दिल्ली है, ये सब जो है इसकी किताब थी। तो ये किताबों के नाम इनके याद होने चाहिए, ये प्रश्न में आते हैं। इसके अलावा
दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी क्या थी? फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी थी। तो इस तरीके से ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा दिल्ली सल्तनत के कल्चर के बारे में। कल्चर में हमने दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ा, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के साथ साथ में हमने जो है इसके स्थापत्य के बारे में थोड़ा देखा और इसके अलावा इसके साहित्य को देखा। साहित्य का तो PDF में पूरा जो है आपको नोट्स है, उसको आप बार बार रिवाइज करोगे क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं है, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और 2-3 बार देखो बस याद हो जाएगा।